हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास की सीरीज में हम लोग 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज की पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब के मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ओडोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, थर्मोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए थोड़ा ऑप्शन को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओडोमीटर का प्रयोग जो करते हैं सो वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने में। तो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने में किसका प्रयोग करते हैं, ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। और शरीर का तापमान मापने में, शरीर का जो टेम्परेचर होती है उसको मापने में किसका उपयोग कर रहे हैं, तो थर्मोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए उपयोग जो करते हैं सो हाइग्रोमीटर का करते हैं। और वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा सो आप लोग कमेंट में बताएं, क्योंकि पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट करें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो सर्किट में बिजली के प्रभाव का पता लगाने हेतु हम लोग किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं डिस्कस के साथ साथ कि सर्किट में बिजली का प्रभाव का पता लगाने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि लैक्टोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो लैक्टोमीटर का प्रयोग जैसे कि दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का करते हैं। और एनीमोमीटर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो एनीमोमीटर जिससे होती है हवा का वेग मापा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हवा का वेग मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। और वायुमंडलीय के दाब जो होती है, यानी कि बोलते हैं वायुमंडल के दाब मापने के लिए तो किसका प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो विद्युत धारा जो मापा जाता है किसमें से मापा जाता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए आप मीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके साथ हम लोग और डिस्कस करते हैं कि ऑटोमोबाइल जो होती है, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की जो होती है दूरी मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग उपयोग जो करते हैं सो ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। किसको करते हैं, ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओडोमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं, वाहनों द्वारा चली गई दूरी यानी कि दूरी मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। और टैकोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो टैकोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं वायुयान की गति मापने के लिए हम लोग टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन वाहनों की जब गति मापते हैं, वाहनों की जब गति मापते हैं यानी कि स्पीड मापते हैं, तब उसके लिए हम लोग स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब डिस्टेंस यानी दूरी नापते हैं तब हम लोग ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव के दिशा को दर्शाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है क्या है। तो गैल्वेनोमीटर जो है सो परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता जाता है कि विद्युत धारा के प्रभाव की दिशा को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आमीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग आमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच यानी विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल है। तो बल बराबर यहाँ पे कितना दिया है 20 न्यूटन, यानी कि बल बराबर 20 न्यूटन दिया गया है। अगला क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिख लेना पड़ता है कि क्या क्या दिया गया है। 2 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है। फिर उसके बाद कहता है और 20 जूल कार्य करता है। तो कार्य बराबर कितना है 20 जूल है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करें। बोल रहा है कि बल और विस्थापन के बीच कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला एक याद होगा, कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर बल गुने दूरी इंटू कॉस थीटा होता है। क्या होता है, बल गुने दूरी इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कार्य बराबर कितना दिया है 20 जूल दिया है, और बल कितना दिया है, कार्य बराबर 20 कितना दिया है, कार्य बराबर 20 जूल दे दिया है, और बल कितना दिया है, तो बल भी 20 न्यूटन है। और इंटू में क्या करेंगे, डिस्टेंस कितना दिया है 2 मीटर दिया है। तब क्या निकालेंगे कॉस थीटा, यानी कि थीटा का मान पूछ रहा है। तो 20 और 20 एक कट हो जाएगा, तो बच जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/2 बच जाएगा। तो 1/2 जब बच जाएगा तो ये 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान जो होती है सो 1/2 होती है, यानी कि 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉस इसका थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1238 नंबर की। 1238 नंबर की क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करती है, डिस्टेंस कितना दे दिया, डिस्टेंस दे दिया 4000 मीटर की दूरी तय करती है, और किया गया कार्य जो किया गया है सो कितना है, तो 2000 जूल है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 10,000, तो यहाँ कितना है 20,000 जूल जो इसे क्या है कार्य दे दिया गया है। तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला क्या होती है, यानी किया गया कार्य बराबर जो फॉर्मूला होती है सो क्या होती है, तो किया गया कार्य बराबर बल गुने दूरी होती है। क्या होती है, बल गुने दूरी होती है। तो किया गया कार्य जो किया गया सो कितना किया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं कार्य जो किया गया है सो 20,000 किया गया है। कितना, 20,000 जूल, 20,000 जूल जो से कार्य किया है। उसके बाद क्या देखते हैं कि इसमें अभी फॉर्मूला हम लोग क्या देखते हैं कि बल गुने दूरी होती है। तो बल जो से दिया गया कितना दिया, बल तो निकालने बोल रहा है ना, इसमें गौर पूछ रहा है कि बल ज्ञात कीजिए। तो बल तो निकालने बोल रहा है, और इसमें दूरी कितना दे दिया है, तो दूरी जो दे दिया है सो 4000 मीटर दे दिया है। अब यहाँ पे 3 जीरो और यहाँ पे 3 जीरो कट गया। अब यहाँ पे 4 से 4 5 20 हो जाएगा, तो यानी कि 5 न्यूटन। तो बल जो कितना होगा 5 होगा, और बल का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। तो 5 न्यूटन इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ज़मीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय जो होती है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उसे उस बिंदु पर उठाने में किया गया कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक कुल्ली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया काम की गणना करें। तो कार्य पूछ रहा है, तो कार्य बराबर सबसे पहले देखते हैं द्रव्यमान कितना दे दिया है। तो द्रव्यमान जो दे दिया है सो 20 kg दे दिया गया है। फिर कहता है कितना दूरी कितना है, तो डिस्टेंस जो है सो कितना दे दिया है, यानी 2, यानी कि हाइट जो उठाया है सो कितना दे दिया है, तो हाइट दे दिया है 2 मीटर। फिर बोल रहा है कि यहाँ क्या पूछ रहा है, किसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। कार्य जो है सो ज्ञात करने बोल रहा है। और यहाँ पे जी बराबर देखते हैं, जी बराबर जो है 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर सेकंड स्क्वायर दिया गया है।
देखते हैं यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि ये कुली ज़मीन से 20 किलोग्राम सामान उठाता है। तो सामान जो उठाता है सो कितना उठाता है, तो 20 किलोग्राम उठाता है। तो यहाँ पे मास बराबर जो हो जाएगा सो 20 केजी हो जाएगा। और हाइट जो हो जाएगा यानी कितना मीटर उठाता है, 2 मीटर उठाता है। और जी का मान जो दिया गया है सो 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किया गया कार्य, तो वस्तु जब ऊपर उठाता है तो किया गया कार्य बराबर क्या होता है, तो mgh इसका फॉर्मूला होता है। तो mgh बराबर क्या देखते हैं, मास जो है 20 दे दिया गया है, जी के मान भी 10 दे दिया गया है, और हाइट जो से 2 है यानी कि। तो देखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ के 400 हो जाएगा। तो कितना होगा इसका आंसर जो आएगा सो किस में आएगा, 400। तो यहाँ पे देखते हैं 400 जूल जो होगा सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा सो 400 जूल के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहते हैं। तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों का द्रव्यमान का योग जो होती है, यानी क्वेश्चन पूछता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उस समय अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग जो होता है सो अपरिवर्तित रहता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत। तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत क्या बताती है कि ऊर्जा को ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो तोड़ सकते हैं किसको। तो यही बताता है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग जो से अपरिवर्तित रहता है, तो ये क्या होती है, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात नियम को प्रतिपादित किया था। तो स्थिर अनुपात नियम का जो प्रतिपादित किया था वो किसने किया था, तो जोसेफ प्रोस्टेट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है, क्या कहता है, जोसेफ प्रोस्टेट ने स्थिर अनुपात और निश्चित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्थिर अनुपात और निश्चित अनुपात जो होती है उस नियम का प्रतिपादन कौन किया था, तो जोसेफ प्रोस्टेट ने किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसका अवयवी तत्व जो होती है सो द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया था। यानी कि यौगिक जो है सो किसी भी प्रकार से किसी भी विधि से वो प्राप्त हुआ है, लेकिन उसका मात्रा जो होगी यानी कि उसका द्रव्यमान के अनुसार जो होगी सो रेशियो जो पाई जाएगी सो सदैव निश्चित अनुपात में पाई जाएगी। तो नियम जो से किसने किया, ये जोसेफ प्रोस्टेट ने बताया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार बताते हैं कि रासायनिक पदार्थ भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण का भिन्न होते हैं, तो नहीं। यहाँ पे है कि इसका आंसर जो होगी निश्चित अनुपात के नियम ये कहता था कि रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान जो होती है ना, द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। निश्चित अनुपात जो होती है अस्थिर अनुपात में होती है। यह नियम ये कहती है कि रासायनिक पदार्थ में तत्व जो होती है यानी कि एलिमेंट जो होती है सो हमेशा द्रव्यमान के यानी कि मास जो उसकी निकलती है, द्रव्यमान जो निकलती है सो द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। यही निश्चित अनुपात का नियम कहता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जो है सो प्रोस्टेट ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों को भारों और द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन हो गया, इसको हम लोग जल बोलते हैं, H2O को जल बोलते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात जो होती है सो 1:8 होती है। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की भारों का अनुपात जो होती है सदैव किस में रहती है, तो 1:8 में रहती है। तो वो हो गया स्थिर अनुपात हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थिर अनुपात
के अंतर्गत आता है। तो स्थिर अनुपात के अंतर्गत कौन आता है? जल आता है, तो H2O आता है। ऑप्शन में रहेगा H2O रहेगा, वहाँ पे आंसर लगा देना है H2O के साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो इसमें भी क्या बताएं कि निश्चित अनुपात में वही समान तत्व रहते हैं, उनमें से जो वजन एक निश्चित अनुपात में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्थिर अनुपात के नियम से जानते हैं, या निश्चित अनुपात के नियम से जानते हैं। तो दोनों ऐसे क्या है? एक प्रकार का यह फिक्स है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं कि स्थिर या निश्चित अनुपात जो है सो नियम का प्रतिपादन जो किया था किसने किया था? तो प्राउस्टर ने किया था। किसने किया था? प्राउस्टर ने किया था। इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात जो होती है सो सदैव स्थिर और निश्चित होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड जो होती है इसका द्रव्यमानों का अनुपात जो होती है सो हमेशा निश्चित रहती है। जैसे कि देखते हैं, सोडियम क्लोराइड यौगिक बनाने के लिए सोडियम का 23 ग्राम और क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 ग्राम एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करेंगे, अर्थात इसका अनुपात में लेंगे तो 23:35.5 सदैव निश्चित होगा। तो इस प्रकार से बताती है स्थिर का नियम। और स्थिर का नियम किसने दिया था? तो प्राउस्ट ने दिया था। और द्रव्यमान संरक्षण पूछे तो जोसेफ ने दिया था। यहाँ पे और देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह किस प्रकार का यह किस नियम के साथ सहमति में है? तो देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में, जब सभी नमूनों में इसका रेशियो कितना होती है? 3:8 के द्रव्यमान के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। कितना होती? कौन सी होती है? कार्बन और ऑक्सीजन होती है। तो यह किस नियम के साथ सहमति करती है? तो यह देखते हैं, लगातार समानुपात नियम के साथ सहमति करता है। किसके साथ करता है? लगातार समानुपात नियम के अंतर्गत समाहित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं, स्थिर अनुपात के नियम या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान का अनुपात जो होती है सो निश्चित होती है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन, तो ये क्या हो? द्रव्यमान का अनुपात जो होती है सिर्फ 3:8 के अनुपात में होती है। लेकिन आयोग द्वारा दिया गया विकल्प जो होती है सो लगातार समानुपाती निश्चित का अनुपात का नियम होती है। जैसे कि बोलता है कि आयोग द्वारा जो दिया गया विकल्प जो है, इसमें विकल्प जो भी दिया गया था कि लगातार समानुपात, तो लगातार समानुपात ही निश्चित अनुपात का नियम है। पूछेगा ना कि लगातार समानुपात किस नियम है? तो निश्चित अनुपात का नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? लगातार समानुपात नियम कहते हैं। ये है ना, जैसे कि जब यहाँ पूछ दिया गया कि सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान यानी कि फिक्स है, निश्चित है, तो निश्चित या स्थिर को ही हम लोग लगातार समानुपात के नियम से जानते हैं। निश्चित को ही, निश्चित हो गया और स्थिर को, दोनों यानी तीनों एक ही कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। तो डाल्टन का सिद्धांत जो है सो किस नियम पर आधारित है? तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि डाल्टन का नियम जो है सो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं, इसका ऑप्शन के साथ डिस्कस भी थोड़ा देख लेते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक का मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। डाल्टन ने बताया था
कि जितना भी तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, जितना भी है सब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होती है, उन्हीं को हम परमाणु कहते हैं। यानी कि छोटे छोटे चीज़ों से मिलकर बना हुआ चीज़ को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन के अनुसार, परमाणु सिद्धांत के अनुसार, परमाणु पदार्थ को अविभाज्य कण माना गया है। परमाणु कण को डाल्टन किसे बताया गया था? यानी कि यह विभाज्य माना गया था। इसको विभाज्य यानी कि इसको नहीं तोड़ा जा सकता, ये बताया था, यानी कि यह विभाज्य माना था। तो रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से 2 नियम है। तो जॉन डाल्टन ने बताया कि रासायनिक संयोजन का मुख्य रूप से 2 नियम है। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम है और दूसरा कौन सी है? निश्चित अनुपात का नियम है। तो निश्चित अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? लगातार समानुपात का नियम भी कहते हैं और स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टी प्रदान करता है। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसके लिए स्पष्टीकरण करती है? तो यहाँ पे देखते हैं डाल्टन के द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम बताता है। डाल्टन ने क्या बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित का अनुपात दिया था किसके? यानी परमाणु सिद्धांत के बारे में। और परमाणु कैसा है? यह विभाज्य है। और इसका रासायनिक संयोजन जो था 2 मुख्य रूप से बताया गया था। कौन? द्रव्यमान संरक्षण के और निश्चित अनुपात के नियम से बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के समझने से पहले थोड़ा देखते हैं। हाँ, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? यानी कि डाल्टन जो पद्धति कहा था उनमें से इनमें से कौन सी कथन सही है? तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। उसके अनुसार बताया गया था कि परमाणु जो है डाल्टन के अनुसार से अविभाज्य कण है, यानी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु को किस विधि से विभाजित नहीं किया जाता है? तो परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जाता है, क्योंकि वह अभाज्य है। परमाणु जैसे कैसा है? अभाज्य है। कौन बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। और बताया था परमाणु जैसे छोटे छोटे चीज़ों से यानी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत को प्रमुख बिंदु निम्न है। डाल्टन ने कहा था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है किस पर डिपेंड करता था? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित करता है। प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ है, ये बताया था जॉन डाल्टन। और क्या बताया था? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु जो है अविनाशी होती है, ये बताया था जॉन डाल्टन ने कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण जो होते हैं सो कैसा होते हैं? अलग अलग होता है। तो अब हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत अवधारणा नहीं है? तो परमाणु सिद्धांत के बारे में डाल्टन की कौन सी अवधारणा यहाँ पे नहीं है? तो हम लोग समझते हैं कि सभी पदार्थ जो से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे अनुद लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा रहना चाहिए? यहाँ परमाणु लिखा रहना चाहिए, यानी कि उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु अदृश्य कण होते हैं। जी बिल्कुल सही है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो बिल्कुल ठीक बोला है कि परमाणु एक आदर्श कण है जिसको कि विभाजित नहीं किया जा सकता, पहले से ही यह अविभाज्य है। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित करती है। बिल्कुल सही है। भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हाँ, और क्या बताया था कि परमाणु जैसे, हाँ ये सही बताया था। डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होती है, ये तो बताया था कि यह विभाज्य होता है। किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो परमाणु जो से यह विभाज्य है, यानी कि हम लोग उसे विभाज्य नहीं कर सकते, तो वो किसने बताया था?
तो अभिजता के बारे में जो बताया था सो जॉन डाल्टन ने बताया था। तो जॉन डाल्टन कहाँ ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अब हम लोग बायोलॉजी की ओर बढ़ चुके हैं, तो अब देखते हैं पादप कोशिका में मौजूद डैश की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिका की संरचना में परिवर्तन कर देती है। तो पादप कोशिका में मौजूद जल की मात्रा जो होती है, पादप कोशिकाओं में मौजूद जल की मात्रा संचालन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तित कर देती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है तो क्यों होती है। तो पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है तो क्यों होती है, क्योंकि पौधा के जो कोशिका यानी पौधे में क्या होती है, अत्यधिक यानी कि मृत कोशिका यानी मरे हुए कोशिका पाई जाती है, जिससे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है तो क्यों होती है, क्योंकि उनमें से अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए उसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन समझने से पहले समझते हैं थोड़ा सा कि पौधों और जानवरों के बीच जो होती है सो अधिक ऊर्जा कम और ज़्यादा क्यों पाई जाती है। तो पौधों की जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्योंकि पौधे के शरीर में जैसे कई मृत कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी बिल्कुल पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही पौधों को जानवरों की तरह भोजन का आश्रय की तलाश में नहीं जाना पड़ता है, यानी ये भोजन जो से खुद बना लेता है। तो ऑप्शन नंबर जिसका होगा सो ये के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन क्यों पाई जाती है ये क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं को रक्षा करती है। यानी कि बोल रहा है कि कोशिका भित्ति जो होती है सो पादप कोशिका में क्या करती है, यानी कि कोशिका भित्ति जो होती है ना सो विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है, इसलिए कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कोशिका भित्ति जो होती है से किससे बना होती है। तो पादप कोशिका भित्ति जो होती है सो सेलुलोज और पेक्टिन से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति में दो परत होती है, जिनके मध्य में होती है लमेला नामक मध्य लमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होती है, तो कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्मा की रक्षा करना। तो इसमें क्या करती है, कोशिका भित्ति का कार्य जो होती है क्या होती है, कोशिका को आकृति प्रदान करना और उसको प्रोटोप्लाज्मा की रक्षा करना, ये कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होती है। 1854 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त यानी कि केंद्रक के अलावे निम्न में से किन दो कोशिकांग में डीएनए और राइबोसोम होते हैं, वो भी अपने होते हैं। तो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं। लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में देखते हैं तो क्या होते हैं, तो इसमें से होती है कोशिका भित्ति कोशिका अपने डीएनए और राइबोसोम जो होती है सो लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है केंद्रक के अलावे। तो कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त लवक और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। लवक जो होती है सो पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोला अंडाकार रचना है। इनमें पादप के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होती है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लवक जो होती है, लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाला गोला अंडाकार का रचना है। लवक में क्या होती है, पादप के लिए महत्वपूर्ण रसायनों का निर्माण होता है।
जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप जो है पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आबंद कोशिकाओं को सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वो कहाँ पे होती है? तो पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, वो कहाँ पे होती है? तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कहाँ करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं। और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, तो कहाँ पे करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में करते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो अपशिष्ट उत्पाद जो होता है ना, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? तो रसधानियों में। कहाँ? रसधानियों में संचित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकता है कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। रसधानी जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका के द्रव में पाई जाने वाली रचना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर रसधानियों में संचित किया जाता है। रसधानी जो है सो क्या है? तो रसधानी जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाई जाने वाली एक रचना है। यानी कि जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाई जाने वाली एक रचना है जिसे रसधानी बोलते हैं। पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ जल संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। पादप कोशिकाओं में जो रसधानियाँ होती है वो क्या करती है? जल संतुलन बनाने में मदद करती है। कभी कभी ये कभी कभी ये रिक्तिका जो होती है, यानी कि रिक्तिका जो होती है, पादप कोशिकाओं के अधिकांश आंतरिक स्थान को घेर सकता है। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल जो वर्णक होती है, पिगमेंट जो होती है, कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो क्लोरोफिल जो होती है सो हरित लवक में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सी सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं कि हरित लवक जो से हरित लवक में क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल पाई जाती है। और वह इसके सहायता से क्या करती है? तो इसके सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो जो हरित लवक में जो क्लोरोफिल के कारण से ही प्रकाश संश्लेषण संपन्न होती है। और इसमें क्या होती है? क्लोरोफिल के अतिरिक्त हरित लवक में क्लोरोफिल के अतिरिक्त ज़ैंथोफिल और कैरोटीन भी वर्णक भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं? तो लवक जो होती है, क्रोमोप्लास्ट जो होती है, सो केवल पादप में ही पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि लवक जो होती है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो लवक केवल पादप में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने वो गोल अंडाकार रचना की होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि लवक पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले गोल अंडाकार रचना की होती है। लवक जो होती है सो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? यानी कि क्लोरोप्लास्ट होती है। क्लोरोप्लास्ट मतलब होती है हरित लवक, और लिकोप्लास्ट मतलब होता है आवर्णी लवक, और क्रोमोप्लास्ट मतलब होता है वर्णी लवक। तो क्लोरोप्लास्ट कितना प्रकार की होती है? तो क्लोरोप्लास्ट लवक जो है लवक कितना प्रकार की होती है? तो लवक जो होती है सो 3 प्रकार की होती है। क्लोरोप्लास्ट, लिकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में
माइटोकॉन्ड्रिया पौधे एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। तो पौधा एवं जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और उसे पावर हाउस भी कहते हैं। किसका? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिगर दे के पूछा जाता है और उसका बोल रहा है कि फिगर दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सी, जैसे यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? तो अपशिष्ट उत्पाद जो है हम कहाँ पा सकते हैं? तो पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रसधानी में पा सकते हैं। कहाँ? रसधानी में जो से पा सकते हैं अपशिष्ट उत्पाद। तो अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा? रसधानी। तो रसधानी जो देखते हैं तो यहाँ कौन पे है? तो जो 3 नंबर पे ऑप्शन दिया है यही है हमारा, यानी कि तीर द्वारा दिखाया गया है, यही हमारा क्या है? रसधानी है। तो इसी में हम पा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा सो 3rd नंबर के साथ सही होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।